हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी टेलिंग में। अगर आप डरने और रोमांच महसूस करने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज रात के सबसे भयानक सफर को। आंखें खुली रखिएगा। डरावनी रेल यात्रा, गोरखपुर से मुंबई, भाग 1। अध्याय 1, एक सर्द रात और आखिरी टिकट। गोरखपुर रेलवे स्टेशन, दिसंबर के आखिरी सप्ताह की एक ठंडी धुंधली रात। समय रात के 11:30 का था। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की सामान्य भीड़ भाड़ कम हो चुकी थी। हवा में गीली मिट्टी और सर्दी की तीखी गंध तैर रही थी। यहां से चलने वाली 12,541 लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस, गोरखपुर एलटीटी एक्सप्रेस, अपनी निर्धारित समय से 45 मिनट देरी से प्लेटफॉर्म 3 पर लग रही थी। आरव 32 वर्ष, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपने गांव से छुट्टी मनाकर वापस मुंबई जा रहा था, अपनी ऊनी जैकेट को कसकर लपेटे हुए था। उसके चेहरे पर थकान और अनिश्चितता का मिश्रण था। मुंबई में एक बड़ा प्रोजेक्ट उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन आखिरी क्षण में मिली टिकट ने उसके मन में अजीब सी बेचैनी भर दी थी। भाई साहब, ये देखिए, टिकट क्लर्क ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा था। सिर्फ एक आरएसी की सीट बची है, एसी 3 टियर में, बोगी सीट नंबर 34। यह कोच सबसे आखिर में लगता है। और सुनिए, आज इस ट्रेन में भीड़ कम है, शायद आपको पूरी सीट मिल जाए। आरव ने अनिच्छा से टिकट लिया था। आरएसी होने के बावजूद वो एसी 3 टियर की महंगी टिकट क्यों ले रहा था? इसका कारण भी अजीब था। वो किसी भी कीमत पर अगली सुबह तक गोरखपुर में नहीं रहना चाहता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे यहां से धकेल रही है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, एक लंबी काली इस्पात की दैत्य की तरह। इंजन की तेज सीटी रात के सन्नाटे को चीर रही थी। आरव ने अपनी बोगी B5 की तरफ चलना शुरू किया। यह सचमुच ट्रेन के लगभग अंत में थी। अन्य बोगियों की तुलना में B5 की खिड़कियों से कम रोशनी छनकर आ रही थी, जैसे कि भीतर भी गहरी उदासी छाई हो। आरव अपने कंपाते हाथों से स्लाइडिंग डोर को खोला। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका उसे छू गया। नमस्ते, आरव ने धीरे से कहा। सामने की बर्थ पर एक बुजुर्ग महिला लगभग 60 वर्ष की लेटी हुई थी। उनके सिर पर सफेद पल्लू था और वो बड़ी ध्यान से अपने बगल में रखे एक छोटे तांबे के रंग के बक्से को सहला रही थी। कौन? महिला ने अपनी डरावनी बैठी हुई आवाज में पूछा। मैं, सीट नंबर 34, आरव ने संक्षेप में जवाब दिया। अच्छा, महिला ने कोई भाव न दिखाते हुए कहा और दूसरी तरफ करवट ले ली। आरव ने देखा कि उसका बर्थ B5/34 साइड अपर बर्थ के ठीक नीचे साइड लोअर बर्थ था। ये एक आरएसी बर्थ था जिसे 2 लोगों में बांटा जाना था, लेकिन दूसरा यात्री कहीं नहीं दिख रहा था। क्या कोई और यात्री यहां आने वाला है? आरव ने फिर पूछा। इस बार बुजुर्ग महिला के साथ बैठी एक दुबली पतली लगभग 50 वर्ष की महिला ने जवाब दिया, पता नहीं, रात बहुत हो गई है, शायद नहीं आएगा, आप आराम कीजिए। आरव ने अपना भारी बैक साइड लोअर बर्थ के नीचे रखा। ट्रेन ने एक लंबी और उदास सीटी बजाई और धीमी गति से स्टेशन छोड़ना शुरू कर दिया। अध्याय 2, अनदेखी आंखें और पुरानी कहानियां। ट्रेन अब पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। बाहर का दृश्य कंबल ओढ़े खेत और कहीं कहीं टिमटिमाते गांव के घर तेजी से पीछे छूट रहे थे। बोगी B5 में केवल 4 लोग थे। आरव, बुजुर्ग महिला, उनके साथ वाली दुबली पतली महिला और आरव के ठीक ऊपर अपर बर्थ पर एक शांत, लगभग अदृश्य व्यक्ति जो एक काली शॉल में लिपटा हुआ था। वो व्यक्ति शुरू से ही चुप था और एक बार भी नीचे नहीं उतरा था। आरव ने अपने फोन में कुछ देर काम करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल लगातार कट रहा था। उसने थक हार कर अपनी जैकेट खोली और कंबल ओढ़ लिया। तभी दुबली पतली महिला ने धीमे से कहा, आपको नींद नहीं आ रही क्या बेटा? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, जी, थोड़ी बेचैनी हो रही है, पहली बार इस ट्रेन से जा रहा हूं। ये ट्रेन, बुजुर्ग महिला, जिनका नाम आरव ने टिकट चार्ट से श्रीमती जानकी देवी पढ़ा था, अचानक बोल पड़ी। उनकी आवाज में एक अजीब सी कर्कशता थी। ये ट्रेन पुरानी है, बहुत पुरानी। आरव ने उत्सुकता से पूछा, मतलब ये? जानकी देवी ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखें अजीब सी पीली दिख रही थीं। ये ट्रेन सिर्फ इंसानों को नहीं ढोती, ये यादें भी ढोती है, और साए भी। आरव ने सोचा कि शायद बुढ़ापे के कारण जानकी देवी अजीब बातें कर रही हैं, लेकिन दूसरी महिला श्रीमती विमला ने डर के मारे जानकी देवी के कंधे को छू लिया।
माई, ये सब बातें यहाँ क्यों कर रही हो? लोगों को डर लगेगा। विमला ने फुसफुसाया। डरने की बात ही क्या है? जानकी देवी ने एक सूखी हंसी के साथ कहा, सच्चाई तो हमेशा कड़वी होती है। 15 साल पहले इसी ट्रेन में, ठीक इसी बोगी में एक हादसा हुआ था। आरव की उत्सुकता चरम पर थी। कैसा हादसा? जानकी देवी ने अपनी आवाज और धीमी कर दी। ठंड का मौसम था, इसी तरह घना कोहरा। कोई नहीं जानता कि क्यों, लेकिन ट्रेन अचानक रुक गई थी। ड्राइवर ने कहा कि ट्रैक पर कुछ गिरा है। एक नौजवान था। उसने सोचा, यह मौका है, नीचे उतरकर सिगरेट पी लेता हूं। जब वो वापस आया तो ट्रेन चल चुकी थी। आरव की सांस रुक गई। फिर क्या हुआ? वह ट्रेन के साथ दौड़ रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। अगले स्टेशन पर जब लोग उतरे तो पता चला कि वो लड़का अपनी बोगी के पास फाटक पर लटका हुआ मिला, लेकिन उसकी गर्दन कटी हुई थी, बिल्कुल साफ, जैसे किसी ने बहुत धारदार चीज से काटा हो। पुलिस ने कहा आत्महत्या, लेकिन गांव के लोग कहते हैं ये ट्रेन ही शिकार करती है। जानकी देवी ने अपनी बात खत्म की और फिर से अपने तांबे के बक्से को सहलाने लगी। उनकी कहानी सुनकर आरव के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने ऊपर की ओर देखा। काली शॉल में लिपटा वो शांत व्यक्ति अभी भी स्थिर लेटा हुआ था। आरव को महसूस हुआ कि शायद वो उसकी बातें सुन रहा था। अध्याय 3, कंपकंपी और अजीब आवाजें। रात लगभग 2 बजे का समय था। ट्रेन मध्य प्रदेश के किसी सुनसान इलाके से गुजर रही थी। बाहर का तापमान बहुत गिर चुका था। खिड़की के शीशे पर सर्दी की भाप जम गई थी। बोगी में सन्नाटा था, केवल ट्रेन के पहियों की चकचक और एसी की हल्की हम की आवाजें आ रही थीं। आरव को आंख लग चुकी थी, तभी एक तेज झटके के साथ उसकी नींद टूटी। ट्रेन रुक गई थी। क्या हुआ? आरव हड़बड़ाकर उठ बैठा। जानकी देवी और विमला भी जाग चुकी थी। बाहर घना कोहरा था, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रेन के रुकने का कारण जानने के लिए आरव ने साइड की खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन कोहरे की चादर इतनी मोटी थी कि उसे अपनी परछाई भी ठीक से नहीं दिख रही थी। लगता है फिर रुक गई, विमला ने डरते हुए कहा। जानकी देवी ने आंखें बंद कर रखी थीं। उनके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वह कोई प्रार्थना कर रही हो। आरव ने देखा कि उसके ठीक ऊपर काली शॉल वाला व्यक्ति अपनी बर्थ से नीचे उतरा है। वो लंबा पतला आदमी था, जिसकी आधी शक्ल शॉल में छिपी थी। भाई साहब, क्या हुआ? आरव ने पूछा। उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने केवल अपना सिर हिलाया और B5 के गलियारे में अंधेरे की ओर चल दिया। आरव असहज हो गया। वो व्यक्ति कहां गया? क्या वो टॉयलेट गया था, या फिर वो नीचे उतर गया? अचानक आरव को बोगी के अंतिम छोर से, जहां टॉयलेट और प्रवेश द्वार था, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये किसी के रोने की आवाज थी, धीमी, दबी हुई, लेकिन स्पष्ट। क्या आपको कुछ सुनाई दिया? आरव ने विमला से पूछा। विमला ने सिर हिलाया। हां, कोई रो रहा है, बहुत धीरे। आरव हिम्मत करके अपनी बर्थ से नीचे उतरा। बाहर की ठंड अंदरूनी गर्मी को काट रही थी। वो धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो अंतिम द्वार के पास पहुंचा, रोने की आवाज तेज होती गई। वो लगभग फुसफुसाहट थी, लेकिन उसमें भयानक पीड़ा थी। उसने दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। आवाज टॉयलेट से नहीं आ रही थी। यह प्रवेश द्वार के पास से आ रही थी, जहां से ट्रेन में प्रवेश किया जाता है। आरव ने दरवाजे के शीशे से बाहर झांकने की हिम्मत की। बाहर घने कोहरे के बीच उसने एक आकृति को देखा। वह आकृति जमीन पर बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जैकेट के हुड से अपना चेहरा छिपाए हुए है और धीमी आवाज में रो रही है। आरव का दिल धक से रह गया। यह ट्रेन के बाहर थी। कौन इतनी रात में सुनसान जगह पर ट्रेन के बाहर बैठा रो रहा होगा? आरव ने फैसला किया कि वो मदद के लिए दरवाजा खोलेगा। उसने हैंडल पर हाथ रखा, लेकिन हैंडल अंदर से लॉक था। उसने जोर से दरवाजा खटखटाया। कौन हो? क्या हुआ? दरवाजा खोलो। रोने की आवाज अचानक रुक गई। बाहर की आकृति ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। आरव ने अपनी आंखें दरवाजे के शीशे से सटा दी। जैसे ही हुड थोड़ा सा हटा, आरव की सांस गले में अटक गई। वो कोई इंसान नहीं था। यह एक बच्चे का सिर था, लेकिन उसकी आंखें सफेद खाली थीं और उसके होंठ फटे हुए थे और उसके पूरे चेहरे पर मिट्टी लगी थी।
इससे पहले कि आरव कुछ समझ पाता, उस बच्चे की आकृति ने एक भयानक चीख निकाली जो गलियारे में गूंज उठी। और सबसे भयानक बात यह थी कि उस चीख के ठीक बाद अंधेरे से किसी ने आरव के पीछे से उसका कंधा कसकर पकड़ लिया। भाग 2, अध्याय 4, काली शॉल और बंद कमरा। आरव का शरीर ठंड और आतंक के मारे सुन्न पड़ गया। उसके पीछे से जिस चीज ने उसका कंधा पकड़ा था, उसकी पकड़ बर्फीली और इतनी मजबूत थी कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। कौन हो? आरव ने लगभग कराहते हुए पूछा। पकड़ने वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से आरव को घुमाया। आरव ने देखा यह वही काली शॉल में लिपटा हुआ यात्री था जो ऊपर की बर्थ पर लेटा था, लेकिन अब वो बिल्कुल अलग दिख रहा था। उसके शरीर से ऐस बड़ी ई की ठंडक के बावजूद एक अजीब सी सड़ी हुई गीली गंध आ रही थी और शॉल के भीतर से उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह चमक रही थीं। बाहर बाहर वो कौन था? आरव ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो इंतजार कर रहा है, काली शॉल वाले ने धीमी फुसफुसाहट वाली आवाज में कहा। उसकी आवाज में कोई मानवीय भावना नहीं थी। इंतजार? किसका? उसका जिसे इस बोगी में होना चाहिए था, सीट नंबर 34 पर। आरव के दिमाग में एक झटके में सब कुछ साफ हो गया। RAC सीट 34। मैं हूं 34 नंबर का यात्री, आरव ने घबराकर कहा। काली शॉल वाला एक कदम और करीब आया। आरव को महसूस हुआ कि उसकी पकड़ में कोई गर्मी नहीं है, सिर्फ हड्डियों जैसी ठंडक। तुम नहीं हो, तुम आरव हो। सीट 34 का असली मालिक विक्रम था। वो यहां आने वाला था। उसे इस सफर की जरूरत थी। विक्रम? मैं नहीं जानता किसी विक्रम को, लेकिन तुम्हारे कारण उसने आखिरी ट्रेन मिस कर दी और अब बाहर ठंड में वो बहुत नाराज है। तभी जानकी देवी और विमला भी गैलरी में आ गईं। जानकी देवी के हाथ में अभी भी वो तांबे का बक्सा था जिसे उन्होंने खोल रखा था। बक्से के अंदर से एक मध्यम नीली रोशनी निकल रही थी। दूर हटो दुष्ट आत्मा, जानकी देवी ने ऊंची आवाज में चिल्लाया। उनकी पीली आंखें अब गुस्से से जल रही थीं। काली शॉल वाला उनकी तरफ मुड़ा। तुम बीच में मत आओ जानकी, तुम्हारा समय हो चुका है। यह ट्रेन अब विक्रम को अपना यात्री बनाएगी, 15 साल पहले की तरह। इस बार भी। जैसे ही काली शॉल वाला उनकी तरफ झपटा, जानकी देवी ने तांबे के बक्से को हवा में उठा दिया। उस बक्से से, जिसे उन्होंने कहानी में पुरानी यादें कहा था, एक तेज चमकदार नीला प्रकाश निकला और सीधे उस छाया पुरुष से टकराया। टकराते ही काली शॉल वाला चीख पड़ा। वह एक धुएं के बादल में बदल गया और पल भर में अदृश्य हो गया। जानकी देवी कांपते हुए जमीन पर गिर गईं। आरव ने उन्हें पकड़ा। माई, आप ठीक हैं? हाँ बेटा, जानकी देवी हांफते हुए बोली। ये इस ट्रेन का श्राप है। ये बोगी हमेशा किसी न किसी की बलि लेती है जब भी कोई टिकट खाली रह जाती है या अदला बदली होती है। उन्होंने हांफते हुए बताया कि वो 15 साल पहले हुए हादसे की शिकार महिला की बहन है। उस तांबे के बक्से में उनकी बहन की राख और उसकी आखिरी निशानी थी। वो जानती थी कि जब भी सर्दियों में ये बोगी खाली होती है, वो आत्मा काली शॉल वाला किसी को बाहर फंसाकर 15 साल पहले की घटना दोहराने की कोशिश करती है। उसने तुम्हारा टिकट बदलवा दिया आरव, ताकि तुम उसकी जगह लो, और विक्रम तुम्हारा असली साथी बाहर इंतजार कर रहा है। यह सुनकर आरव ने फिर से दरवाजे के शीशे से बाहर देखा। कोहरे के बीच बच्चा नहीं था, अब एक युवक खड़ा था। उसने आरव को देखा। उसकी आंखें क्रोध से भरी थीं। उसने धीरे से अपना हाथ दरवाजे के शीशे पर रखा। आरव ने महसूस किया कि जहां उसका हाथ शीशे को छू रहा था, वहां बर्फ जमने लगी थी। ट्रेन अब भी सुनसान ट्रैक पर खड़ी थी। अध्याय 5, मुंबई का सफर और श्रापित गंतव्य। आरव दहशत में पीछे हटा। विमला ने तेजी से सभी पर्दे खींच दिए। अब क्या होगा माई? विमला ने रोते हुए पूछा। जानकी देवी ने अपनी शक्ति इकट्ठा की और बोली, ट्रेन को चलना होगा। ये आत्माएं सिर्फ तब तक शक्तिशाली हैं जब तक ट्रेन रुकी हुई है। आरव ने दरवाजा खोला और गलियारे से होते हुए गार्ड और ड्राइवर के डिब्बे की ओर दौड़ने लगा। उसे लगा कि वो भाग रहा है, लेकिन गलियारा खत्म ही नहीं हो रहा था। हर बोगी उसे और लंबी लग रही थी। अचानक उसे अपनी बोगी B5 के गलियारे में वापस धकेल दिया गया। काली शॉल वाले का साया उसे वापस खींच रहा था। तुम यहीं रहोगे? तुम मेरा शिकार हो, एक धीमी
भयानक आवाज ने आरव के कान में फुसफुसाया। आरव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पूरे बल से धक्का दिया और वापस दरवाजे की ओर भागा। इस बार उसने ध्यान दिया, ट्रेन का गार्ड और टीटीई जो आमतौर पर एसी बोगी में होते हैं यहां गायब थे। पूरी ट्रेन सुनसान थी। आरव वापस जानकी देवी के पास आया। कोई नहीं है माई, पूरी ट्रेन खाली है। हाँ, जब श्राप सक्रिय होता है तो यह ट्रेन सिर्फ चुने हुए यात्रियों को ढोती है, जानकी देवी ने कहा। हमें इसे चलाना होगा। जाओ, आपातकालीन ब्रेक कॉर्ड अलार्म चेन खींच दो। लेकिन रुको, उन्होंने आरव को रोकते हुए कहा। इससे ट्रेन रुकेगी नहीं, ये उसे आगे बढ़ाएगी। यह श्रापित ट्रेन है। जब इसे रुकना चाहिए तब ये चलती है, और जब इसे चलना चाहिए तब ये रुक जाती है। आरव ने बिना सोचे समझे आपातकालीन चेन को खींच दिया। एक तेज विकृत घंटी की आवाज गूंजी। बाहर युवक विक्रम ने चिल्लाना शुरू कर दिया। ट्रेन ने एक भयानक झटके के साथ चलना शुरू कर दिया, पहले धीरे फिर तेजी से। काली शॉल वाला एक बार फिर बोगी में प्रकट हुआ। वो ट्रेन के गलियारे में तेजी से जानकी देवी की ओर बढ़ा। तुम मुझे नहीं रोक सकती, उसने गरजकर कहा। जानकी देवी ने अपने तांबे के बक्से को अपनी छाती से लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। तुम्हारा अंत समय आ गया है। ट्रेन अब पूरी रफ्तार पर थी। आरव ने देखा कि काली शॉल वाले का शरीर धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गया। वो चिल्ला रहा था, लेकिन ट्रेन की रफ्तार और जानकी देवी की ऊर्जा उसे नष्ट कर रही थी। चंद सेकंड्स में वो सिर्फ बर्फ की एक पतली परत बनकर गलियारे में बिखर गया। बाहर की तरफ जहां विक्रम खड़ा था, वो भी तेजी से पीछे छूट गया। उसकी गुस्से भरी शक्ल कोहरे में धीरे धीरे धुंधली होती चली गई। जानकी देवी थक हार कर बैठ गईं। बच गए बेटा, उन्होंने फुसफुसाया। इस बार बच गए। अध्याय 6, मुंबई और एक सर्द सुबह का अंत। अगले कुछ घंटे सन्नाटे में बीते। ट्रेन चलती रही। रात भर आरव, जानकी देवी और विमला एक दूसरे के पास बैठे रहे। बोगी B5 में अब सिर्फ सामान्य चकचक की आवाज थी, कोई आहट नहीं। सुबह 6 बजे पहली बार आरव ने खिड़की का पर्दा हटाया। बाहर हल्की धूप थी। कोहरा छट चुका था और ट्रेन महाराष्ट्र की हरी भरी पहाड़ियों के बीच से गुजर रही थी। ट्रेन के अंदर अन्य बोगियों से अब आवाजें आने लगी थीं, यात्रियों की सामान्य चहल पहल। टीटीई ने आकर आरव का टिकट चेक किया। माफ कीजिए, रात को ठंड ज्यादा थी, शायद आप सो गए होंगे, टीटीई ने मुस्कुराते हुए कहा। आगे मुंबई आने वाला है। आरव ने पीछे मुड़कर जानकी देवी और विमला को देखा। वे दोनों अपनी बर्थ पर आराम से सोई हुई थीं। तांबे का बक्सा जानकी देवी के सीने पर रखा था। यह सब एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। क्या यह सच में हुआ था? जब ट्रेन मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर रुकी तो आरव ने जानकी देवी को जगाया। माई, मुंबई आ गया। जानकी देवी उठी। उनकी आंखें अब शांत थीं। उन्होंने आरव के सिर पर हाथ रखा। जाओ बेटा, अपनी जिंदगी जियो, और याद रखना, जब कोई चीज बहुत आसानी से मिल जाए तो वो शायद तुम्हारी नहीं होती। यह दुनिया सर्द है आरव, और कई बार सर्दियां सिर्फ मौसम नहीं लाती बल्कि पुरानी चीजों को वापस लाती हैं। आरव अपने बैग के साथ नीचे उतरा। मुंबई की सामान्य आपाधापी शुरू हो चुकी थी। वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा था जब ट्रेन खाली होने लगी। तभी उसकी नजर प्लेटफॉर्म पर खड़े एक अखबार के बंडल पर पड़ी। अखबार का शीर्षक था, गोरखपुर स्टेशन पर मिला एक और शव, आखिरी ट्रेन मिस करने के बाद युवक ने की आत्महत्या। नीचे उस युवक की धुंधली तस्वीर थी जिसका चेहरा उसने रात को कोहरे में देखा था, विक्रम। आरव का दिल दहल गया। टिकट क्लर्क ने उसे विक्रम की आरएसी सीट दी थी जिसे वो रात में इंतजार करने वाला कह रहा था। आरव ने तुरंत ट्रेन की बोगी B5 की ओर देखा। जानकी देवी और विमला गायब थीं। बोगी पूरी तरह से खाली थी। आरव ने रात भर जिस सीट पर यात्रा की थी, RAC 34, वो एकदम साफ और खाली थी। आरव को अचानक बहुत तेजी से ठंड महसूस हुई, जैसे दिसंबर की वो सर्द रात उसे मुंबई की तपती धूप में भी घेर रही हो। वो जल्दी से स्टेशन से बाहर भागा, अपने पीछे वो ट्रेन, वो खाली बोगी और उस सर्द भयानक रात की यादें छोड़ते हुए। गोरखपुर से मुंबई की यात्रा खत्म हो चुकी थी, लेकिन आरव जानता था कि ट्रेन के साए ने उसके अंदर हमेशा के लिए एक ठंडा गहरा सन्नाटा छोड़ दिया था। समाप्त। कैसा लगा आपको ये भयानक सफर?
हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमय और डरावनी कहानियों के लिए अपने चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली रात एक नए डर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।